कंडक्टिंग रिसर्च। एमसीक्यूज नंबर 1 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में हमारे साथ सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या कोई असेसमेंट कर रहे होते हैं, कोई सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई विजिट कर रहे होते हैं कम्युनिटी या कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि रिसर्च के दौरान, सर्वे के दौरान, इंटरव्यू के दौरान हमने कौन से क्वेश्चन जो है अपने जो पार्टिसिपेंट है उनसे पूछने होंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को फार्मूलेट करना, उन क्वेश्चंस को पहले से अपने साथ लिख कर रखना, ये हमारे साथ क्या होता है, पहला स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस में। सो फार्मूलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहले अपने साथ तैयार करके रखना, ये हमारे साथ पहला स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस में, ठीक है। एमसीक्यूज 2 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज 2 में कहते हैं कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन द रिसर्च प्रोसेस। कहते हैं कि रिसर्च प्रोसेस में हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो ये किस मकसद के लिए हम करते हैं, इसके पीछे हमारा ख़ास मकसद क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू का मैंने ऑलरेडी आपको पिछले फर्स्ट यूनिट में बताया था कि लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये है कि आपके रिसर्च से पहले के जो रिसर्च थे, जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो जाहिर बात है आप पहली खातून नहीं है जो कि इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही है, आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने उस टॉपिक पर रिसर्च किए हुए होते हैं। तो उनकी रिसर्च पर जब आप नज़रसानी करती है, उसको जब आप समराइज करती है, तो इसको क्या कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू करने का जो बुनियादी मकसद होता है रिसर्च प्रोसेस के दौरान, तो वो यही होता है कि हम मालूम करें कि हमारे पास जो करंट नॉलेज मौजूद है, आया इसमें किसी किस्म की मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आप फिर पिछले रिसर्च को क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसको आप देखते हैं, ठीक है, और फिर कंपेयर करते हैं कि आपकी जो नॉलेज है और उनके पास जो नॉलेज थी उन्होंने जो लिखी है उसमें किसी किस्म की कमी पेशी तो नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, ठीक है, रिसर्च प्रोसेस में। तो टू आइडेंटिफाई गेप्स इन करंट नॉलेज, गेप से मुराद क्या है, अगर किसी किस्म की कमी है तो उसको मालूम करें, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होता है, मेन पर्पज होता है लिटरेचर रिव्यू का। एमसीक्यू 3 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल का हमारे साथ जो की कंपोनेंट होता है तो वो क्या होता है, ठीक है, जो बुनियादी कंपोनेंट होता है तो वो हमारे साथ लिटरेचर रिव्यू होती है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू से मुराद एक पार्टिकुलर टॉपिक के हवाले से आपके पास समरी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप उनको बताएं कि इस टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं, किस बात पर, किस चीज़ पर बात करने वाले हैं और किस अंदाज से करने वाले हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ जो है लिटरेचर रिव्यू में ऑलरेडी क्या किया गया होता है, समराइज किया गया होता है। तो ये हमारे साथ रिसर्च प्रोसेस का जो है मेन कंपोनेंट है, की कंपोनेंट है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू। एमसीक्यूज 4 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे साथ दो किस्म के डेटा होता है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा हम उस डेटा को कहते हैं जिसमें हमारे साथ जो डेटा होती है वो इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरी होती है, ठीक है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरी होती है, इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस होती है, लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में ये हमारे साथ नहीं होती, नंबर्स के फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव डेटा होती है तो ये क्वांटिटी से निकला हुआ है, और क्वांटिटी का मतलब ये है कि वो डेटा जो कि इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हमारे साथ मौजूद हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा कहेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा की एग्जांपल बताए। सो रिस्पॉन्सेज टू ओपन एंडेड सर्वे क्वेश्चन। ओपन एंडेड सर्वे क्वेश्चन जो सर्विस की जा रही होती है और उस दौरान क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, तो उसको आप जो रिस्पॉन्स देते हैं तो ये हमारे साथ क्वालिटेटिव डेटा की क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंसिडरेशन व्हेन सेलेक्टिंग अ रिसर्च सैंपल। कहते हैं कि जब भी आप अपने रिसर्च के लिए सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन के दौरान आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर जो है फोकस देना है, किस चीज़ को आपने इम्पोर्टेंस देनी है। तो सबसे पहले जो है आपने सैंपल की साइज़ को देखना है कि आप मतलब एक सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस सैंपल में आपके साथ
कितनी तादाद में पार्टिसिपेंट जो है वो इन्वॉल्व है या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम साइज ऑफ द सैंपल कहेंगे। जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द सैंपल, आप जो है इस सैंपल को कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, आया केपीके से सेलेक्ट कर रहे हैं, आया पंजाब से सेलेक्ट कर रहे हैं, आया बलूचिस्तान से कर रहे हैं या सिंध से कर रहे हैं, ठीक है, या गिलगित बल्तिस्तान से कर रहे हैं, तो उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसको आपने लाजमी देखना होगा। इसके साथ साथ रेंडमनेस ऑफ द सैंपल, सैंपल की जो रेंडमनेस है उसको भी आपने देखना है, ठीक है, कि आपने जो है रैंडमली लोगों को क्या किया हो, सेलेक्ट किया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने क्या करना है, इसको आपने मद्देनज़र रखकर सैंपल को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। MCQ 6 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन की कोई एग्जाम्पल बताए। रिसर्च डिज़ाइन का भी मैंने आपको यूनिट 1 में कहा था कि रिसर्च डिज़ाइन से मुराद ये है कि आप क्या करते हैं, रिसर्च के लिए एक प्लानिंग करते हैं कि रिसर्च में किस तरह से करूँगा, कौन से मेथडोलॉजीज़ को मैं फॉलो करूँगा, कौन से टूल जो है मैं उसको यूज़ करूँगा। कि रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन में हम प्लानिंग करते हैं, अब अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है, कौन से मेथड्स हमने यूज़ करने हैं, कौन से टूल हमने यूज़ करने हैं, क्या क्या हमने जो है करना है। तो ये सब कुछ हम रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो इसके हमारे साथ जो एग्ज़ाम्पल आएंगे, तो सर्वे रिसर्च ये भी हमारे साथ क्या है, एक एग्ज़ाम्पल में आता है। इसके अलावा केस स्टडी रिसर्च हो गई, ठीक है, एक स्पेसिफिक केस को आप स्टडी करना चाहते हैं या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसमें हमारे साथ ज़ाहिर बात है फिर ऑल ऑफ द अबव आएगा। MCQ 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस के हमारे साथ की कंपोनेंट्स कौन से हैं, की कंपोनेंट से मुराद जो बुनियादी एलिमेंट्स है वो क्या है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ के हवाले से आप क्या करते हैं, जब प्रिडिक्शन करते हैं, जब एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तो इसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे, ठीक है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस के जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कि अगर आप एक वेरिएबल को छेड़ते हैं, एक वेरिएबल को जो है आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो आया इसकी वजह से दूसरे वेरिएबल पर असरात पड़ेंगे या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होंगी, ये हमारे साथ रिसर्च हाइपोथेसिस के जो की कंपोनेंट्स है उसमें आएगा। सो बोथ ए एंड बी आएगा। MCQ 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन, कहता है कि गुड रिसर्च क्वेश्चन जो है उसके जो बुनियादी खसूसियात है वो क्या होंगे मंदरजा ज़ेन में से। सो गुड रिसर्च क्वेश्चन की खसूसियात ये होंगे कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आपके टॉपिक के मुताबिक होंगे, ठीक है, वो टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे और आपके पॉइंट से इधर उधर क्वेश्चंस वो नहीं होंगे, ठीक है। सो इट इज़ स्पेसिफिक एंड फोकस, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो स्पेसिफिक होंगे और टू द पॉइंट होंगे, फोकस होंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ गुड रिसर्च क्वेश्चन की क्या है, खसूसियत होती है। MCQ 9 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, कहते हैं कि हमारे साथ जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है तो इसकी कोई एग्जाम्पल जो है मंदरजा ज़ेल ऑप्शन में बताए, ठीक है। तो इसकी हमारे साथ जो एग्जांपल होगी वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है, ये आगे यूनिट्स में आने वाला है, उसको हम आगे यूनिट में फिर इसको हम डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। MCQ 10, MCQ 10, MCQ 10 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट का भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि रिसर्च रिपोर्ट किसे कहते हैं, जो रिसर्च आपने की होती है उससे आपको जो डेटा मिला होता है तो उसका रिपोर्ट बनाकर आगे जब आप क्या करते हैं, उस पर इंटरप्रिटेशन, उस पर एनालिसिस के लिए आगे भेजते हैं, तो इसको हम रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। तो इसके जो की कंपोनेंट है तो इसमें हमारे साथ लिटरेचर रिव्यू भी आ जाता है, डेटा एनालिसिस प्लेन भी आ जाती है और मेथड सेक्शन भी आ जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें हमारे साथ क्या आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे रिसर्च रिपोर्ट के। MCQ 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजीज की हमारे साथ जो की कंपोनेंट है तो वो मंदरजा ज़ेल में कौन से होने चाहिए।
सो रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, कि हमने रिसर्च किस तरीके से करना है, लिटरेचर रिव्यू, इसी तरह से डेटा कलेक्शन टेक्निक, डेटा हमने किस तरीके से कलेक्ट करना है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे साथ रिसर्च के मेथडोलॉजीज में आएंगे। MCQs 12, which of the following is a characteristics of good research sample? Good research sample की characteristic मटेरियल में क्या होगी? So good research sample हम किसे कह सकते हैं, हम कैसे कहेंगे कि ये research sample जो है ये good है, अच्छा है। So it is representative of the population। जो sample हमने select किया हुआ होता है तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन के मुताबिक हो वो सैंपल, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होगी, ये हमारे साथ गुड करेक्टरिस्टिक होगी रिसर्च सैंपल की, ठीक है, कि वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी मुकम्मल तौर पर। एम सी क्यू 13 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स की कोई की कंपोनेंट बताए तो इन्फॉर्म कॉन्सेंट जो है ये हमारे साथ रिसर्च एथिक्स की कंपोनेंट है। MCQ 14 which of the following is an example of data collection technique। डेटा कलेक्शन टेक्निक की कोई एग्जांपल बताए तो सर्वे क्वेश्चनियर जो है ये हमारे साथ क्या है, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सर्वे के दौरान अपने जो जहाँ पर हम विज़िट कर रहे होते हैं तो वहाँ के लोगों से हम मुख्तलिफ सवालात करके उनसे डेटा हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। MCQ 15 में कहते हैं कि Which of the following is a key characteristics of good research report? Good research report की कोई बुनियादी खसूसियत बताए। हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि जो रिसर्च रिपोर्ट पेश किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जो गुड रिसर्च रिपोर्ट होती है इट इंक्लूड लिमिटेशन एंड पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एरर। गुड रिसर्च रिपोर्ट जो है ये हमें इंफॉर्मेशन की तमाम लिमिटेशन के बारे में भी बताती है कि इस इंफॉर्मेशन को हम इस एरिया में यूज़ कर सकते हैं और इतनी हद तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें इस तरह की ख़राबियाँ आ सकती है। तो इन चीज़ों के हवाले से अगर उस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन मौजूद है तो इस तरह की जो रिपोर्ट है इसको फिर हम क्या कहेंगे, गुड रिसर्च रिपोर्ट कहेंगे। MCQ 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। मतलब जैसे में से कौन सा जो है रिसर्च प्रोसेस के कंपोनेंट्स में नहीं आता। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को देखना, ठीक है, ये हमारे साथ रिसर्च प्रोसेस के कंपोनेंट्स में नहीं आता। MCQ 17 विच कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस involve identifying gaps in the literatures and formulating research question और hypothesis। कहते हैं कि रिसर्च प्रोसेस का वो कौन सा कंपोनेंट है, वो कौन सा पार्ट है या वो कौन सा स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम गेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर लिटरेचर में हमसे किसी किस्म की गलती या कमी पेशी हुई है तो उसको हम आइडेंटिफाई करें और इसके साथ साथ हम हाइपोथेसिस या जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये कौन से पार्ट में करते हैं, ये रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में करते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम किसी भी किस्म के जो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो भी कमियां पेशियां होती है उसका हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। MCQ 18 which component of the research process involves selecting a sample। कहते हैं कि हमारे साथ रिसर्च प्रोसेस का वो कौन सा प्रोसेस है, कंपोनेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टिंग सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट और केसेस टू बी स्टडी, ठीक है, जिसमें हम पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं या केसेस को सेलेक्ट करते हैं स्टडी करने के लिए, तो वो हमारे साथ सैम्पलिंग प्रोसेस है, ठीक है। सैम्पलिंग ये वो अमल है जिसमें हम पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं, सैंपल बनाते हैं, तो इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। MCQ 19 MCQ 19 में कहते हैं विच कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व डिफाइनिंग द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट एंड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स। कहते हैं कि हमारे साथ रिसर्च प्रोसेस का वो कौन सा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे मकसद के जो वेरिएबल होते हैं, मतलब जिसमें हमारी दिलचस्पी होती है उस पर रिसर्च करना, उसको स्टडी करना, उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इसके लिए अप्रोप्रिएट मैयर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम इन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। सो कंसेप्चुलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ये हमारे साथ क्या है,
ये हमारे साथ वो कंपोनेंट है जिसमें हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वेरिएबल्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। MCQs 20, वेरिएबल का किसी को पता है वेरिएबल किसे कहते हैं? अगर किसी को पता हो वेरिएबल के बारे में तो काइंडली बता दे, वेरिएबल आखिर किसे कहते हैं? हम बार बार वेरिएबल का वर्ड जो है यूज़ कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको वेरिएबल का पता है या नहीं। हेलो, किसी को अगर कोई आइडिया है ठीक है वेरिएबल के हवाले से तो बता दें। वेरिएबल से मुराद वेरिएबल मतलब इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। वेरिएबल का मैंने आपको कहा था कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जो कि आपको दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क को वाज़े करती है या फ़र्क को वाज़े करने में आपको क्या करती है, मदद देती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वेरिएबल कहेंगे, जो कि वेरी होते हैं। वेरी मीन जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, MCQs 20 की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि विच कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑन द ओवरऑल अप्रोच एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी। कहते हैं कि रिसर्च प्रोसेस का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, ओवरऑल प्रोसेस और जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी है उसके हवाले से हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि जो स्टडी है हम उसको हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम डेटा तक रसाई हासिल करेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में आपको अभी बताया था कि रिसर्च डिज़ाइन मतलब वो प्लानिंग होती है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम रिसर्च किस तरह से कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन से मेथड्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट होंगे, कितने तादाद में पार्टिसिपेंट होंगे, लिटरेचर रिव्यू हमारे साथ कैसी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन में इसको हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। MCQs 21, which component of the research process involves एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा कलेक्टेड। जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ होता है रिसर्च के दौरान, तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उस पर सोच विचार करने के लिए जब हम रोल प्ले करते हैं, तो ये रिसर्च प्रोसेस के कौन से पार्ट में हम ये काम करते हैं जिसमें हम कलेक्टेड डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है ये हम डेटा एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट MCQs है आपके पेपर में, ये वाला MCQs श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये आया हुआ होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। MCQs 22 में कहते हैं विच कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। कहते हैं कि रिसर्च प्रोसेस का वो कौन सा कंपोनेंट है या वो कौन सा पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, जो फाइंडिंग हमने की होती है, जो हमने डायग्नोज किया हुआ होता है स्टडी के दौरान, तो उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं और उसको हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो कंपोनेंट है इसको हम रिजल्ट रिपोर्टिंग कहते हैं। ज़ाहिरी बात है, आपने रिसर्च कर लिया, रिसर्च के बाद आपके पास डेटा आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई, आपके पास रिजल्ट आ गया, तो उस रिजल्ट को आप दूसरे लोगों के सामने भी पेश करेंगे। ठीक है, उसको प्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्ट रिपोर्टिंग कहेंगे। मतलब जो नतीजा आया उसका रिपोर्ट आगे लोगों को पेश करना। ठीक है, MCQs 23, which component of the research process involve evaluating reliability and validity of the result, study result। कहते हैं कि रिसर्च प्रोसेस का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसमें हमने जो रिजल्ट स्टडी किए होते हैं, तो उस रिजल्ट की जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है उसकी हम एवालुएशन करते हैं। तो ये कौन से पार्ट में करते हैं, तो ये हम क्रिटिकिंग में करते हैं। ठीक है, क्रिटिकिंग ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट हमें मिले हुए होते हैं तो उस रिजल्ट को हम दोबारा से चेक करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आया जो रिजल्ट हमारे पास पहली दफ़ा आया था, आया ये उसी तरह से दोबारा आता है या नहीं। तो इसको जब हम चेक करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलिडेट कहते हैं, मतलब वैलिड करना, इसको कंफर्म करना। ठीक है, और रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि जिस मेथड के ज़रिए हमने इस प्रोसेस को किया था, आया वो
मेथड जो है हमारे साथ ठीक है या नहीं, उसमें किसी किस्म की ख़राबी या डिफरेंसेस तो नहीं आती, तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये प्रोसेस हमारे साथ क्या है, रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी है, इस पर हम एतमाद कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो क्रिटिकिंग में हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स की जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है उसकी इवाल्यूएशन हम करते हैं। MCQs 24. Which component of the research process involve obtaining informed consent from participant and protecting their privacy? कहते हैं कि रिसर्च प्रोसेस का वो कौन सा पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेते हैं और उनकी प्राइवेसी का हम मुकम्मल क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं। तो ये हमारे साथ एथिकल कंसिड्रेशन आती है। ठीक है, एथिकल कंसिड्रेशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट से इजाज़त लेते हैं और उनके डेटा कि हम क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। MCQ 25. Which component of the research process involve critically reviewing and synthesizing existing research in a particular area? कहते हैं कि रिसर्च प्रोसेस का वो कौन सा पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिटिकली जो हमारे साथ रिसर्च मौजूद होती है उसको क्रिटिकली उसको हम रिव्यू करते हैं, उसको देखते हैं दोबारा से, और उसको दोबारा से हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं एक ख़ास टॉपिक के हवाले से या एक ख़ास तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ऑप्शन बी। MCQs 26. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस? कहते हैं कि मंदरजा झेल में से कौन सा ऑप्शन जो है ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, a hypothesis that predict the direction of the relationship between two variable। वो hypothesis, ठीक है, वो hypothesis, वो estimate जो कि आपको दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से आपको क्या करती है, वजाहत देती है, इंफॉर्मेशन देती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शनल डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है। 27. व्हाट इज अ नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस का मैंने आपको स्टार्ट की जो यूनिट है उसमें आपको मैंने आपको बताया था कि नल हाइपोथेसिस कैसे कहते हैं। नल हाइपोथेसिस से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर मैं आप स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो है क्या एग्जांपल अब मैं आप स्टूडेंट्स को दूँ, चलिए एग्जाम्पल को छोड़े, एग्जाम्पल को बाद में मैं दे दूंगा, अभी यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को हम डिस्कस करते हैं। नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, अ हाइपोथेसिस दैट प्रेडिक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि ए बी ये हमारे साथ दो वेरिएबल्स है, मैं आपको कहता हूँ कि ए और बी के दरमियान जो है कोई रिलेशनशिप है, ये दोनों जो है मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है मेरी बात को गलत साबित करते हैं कि नहीं, ये दोनों जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये दोनों जो है चलिए सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये कह देता हूँ कि ये दोनों जो है ये तो बहन भाई है। ठीक है, किस तरह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकते हैं। तो आप लोगों ने मेरी बात को क्या कर दी, गलत साबित कर दी, तो इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। और जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी, जो मैंने एक अंदाजतन बात की थी, तो उसको आप क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहेंगे। तो हाइपोथेसिस दैट प्रेडिक्ट, वो हाइपोथेसिस जो कि हमें दो वेरिएबल के दरमियान किसी किस्म की रिलेशनशिप के होने या ना होने के हवाले से क्या करती है, हमें अंदाजतन इंफॉर्मेशन देती है, तो इसको हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है। MCQ 28. Which type of hypothesis is often used in experiment? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। जबकि नल हाइपोथेसिस मैंने एक बात की, आपने उस बात को जो है गलत साबित कर दी, तो आपकी जो बात है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगी और मेरी जो बात है वो नल हाइपोथेसिस कहलाएगी। ठीक है। MCQs 28. Which type of hypothesis is often used in experimental research? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम किस किस्म की हाइपोथेसिस को यूज़ करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम अल्टरनेटिव
हाइपोथेसिस को यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में जो है ऑलरेडी हमारे पास एक स्टेटमेंट मौजूद होती है जिसमें कोई बात की गई होती है, तो उस बात को हमने प्रूव करनी होती है एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। तो जब वो बात प्रूव हो जाती है तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस आती है वो क्या कहलाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगी, ठीक है। MCQ 29, which of the following is an example of complex hypothesis? Complex hypothesis की कोई example बताए। The effects of caffeine on reaction time is stronger for people who do not regularly consume caffeine। जाहिर बात है वो लोग जो कि डेली बेसिस पर कैफीन को यूज़ नहीं करते, तो अगर वो फर्स्ट टाइम कैफीन को ले रहे हैं तो उन पर कैफीन के जो असरात होंगे वो ज़्यादा होंगे बनस्बत उन लोगों के जो कि रेगुलरली कैफीन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की क्या है, एक एग्जांपल है। MCQ 30, व्हाट इज़ अ रिसर्च हाइपोथेसिस? रिसर्च हाइपोथेसिस कैसे कहते हैं? तो रिसर्च हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि अ स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के दरमियान जिस रिलेशनशिप के बारे में हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस रिलेशनशिप के हवाले से जो स्टेटमेंट होती है, जो बात होती है, ठीक है, जो कि बताई गई होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसर्च हाइपोथेसिस कहेंगे। MCQs 31 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस? नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की कोई एग्जांपल बताए। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ कैफीन कंज्यूम एंड स्लीप क्वालिटी, ठीक है। कहते हैं कि जो कैफीन कंज्यूम कर रहे होते हैं और जो स्लीप क्वालिटी है, तो इसके दरमियान जो है हमारे साथ क्या है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाएगी। तो ये हमारे साथ एक एग्जांपल है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की। MCQ 32, which type of hypothesis is typically used in observational research? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हम किस किस्म की हाइपोथेसिस को यूज़ करते हैं? तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हम नल हाइपोथेसिस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस MCQs को याद रखिए, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कर रहे हो तो उसमें हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज़ करेंगे। जब ऑब्जर्वेशन रिसर्च हो रही है, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल, तो उसमें फिर हम क्या कहेंगे, उसमें फिर हम नल हाइपोथेसिस को यूज़ करेंगे, ठीक है। MCQ 33, व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? अ हाइपोथेसिस दैट कंट्राडिक्ट द नल हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस जो कि नल हाइपोथेसिस की मुखालफत करती है, ठीक है, उसको गलत साबित करती है, तो इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। Which of the following is an example of null hypothesis? Null hypothesis की कोई example बताए। So the mean score on a test is not significantly different between two group of students। कहते हैं कि दो ग्रुप्स के जो स्टूडेंट, दो ग्रुप्स हैं हमारे साथ, उसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो दोनों ग्रुप के जो स्टूडेंट्स थे उनके जो टेस्ट हमने ली थी उनसे, तो उस टेस्ट की जो रिज़ल्ट आए, उसके जो स्कोर आए, तो उनकी जो एवरेज स्कोर थी उसमें किसी किस्म की डिफरेंस नहीं थी, तो ये हमारे साथ एक नल हाइपोथेसिस जो है कहलाएगी, एग्जाम्पल है। MCQs 35, विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज ऑफन। MCQs 34 में कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस को कोई एग्जांपल बता दे, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे साथ दो ग्रुप्स हैं जिसमें हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद है, दोनों ग्रुप से टेस्ट लिया गया था, जब उनका रिज़ल्ट आया तो उस रिज़ल्ट की जब एवरेज ली गई तो दोनों का जो एवरेज था उसमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं था, मतलब दोनों ग्रुप के जो मार्क्स थे वो बिल्कुल सेम थे, तो ये हमारे साथ एक नल हाइपोथेसिस आ गई, ठीक है। MCQ 35 कहते हैं कि हमारे साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे, फिर उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है कि दो ग्रुप हो, दोनों में दोनों सारे स्टूडेंट्स के बिल्कुल सेम नंबर आए हो, तो अगर सेम नंबर आएंगे तो फिर उसकी जो एवरेज है वो सेम आएगी। मीन से मुराद क्या है, मीन से मुराद एवरेज स्कोर है, ठीक है। तो ये एक मुश्किल बात है जिसको प्रूव करने के लिए हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, और अगर इसके अपोजिट हमारे साथ आया और अगर दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के मार्क्स में डिफरेंट आया तो फिर इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे, और अगर डिफरेंट नहीं आया और बिल्कुल इसी तरह से था जैसे ये बात की गई है तो फिर इसको हम नल हाइपोथेसिस ही कहेंगे, ठीक है।
MCQs 35. Which type of hypothesis is often used in correlational research? Correlational research में हम किस किस्म की हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं? तो कोरिलेशनल रिसर्च में हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। कोरिलेशनल रिसर्च। MCQs 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल वेरिएबल? कहते हैं मंदरजा झेल में से हमारे साथ नॉमिनल वेरिएबल की कोई एग्जाम्पल बता दे। तो नॉमिनल वेरिएबल से मुराद जो हमारे साथ मुख्तलिफ क्लासेस होते हैं, जैसे कि मेल फीमेल हो गए, ठीक है, इसी तरह से स्मॉल लार्ज हो गया, ठीक है, इसी तरह से ब्लैक वाइट हो गए। तो जो कैटेगरीज होते हैं या जो क्लासेस होते हैं तो उसको हम नॉमिनल वेरिएबल कहेंगे। और ये हमारे साथ किस किस्म की डेटा की टाइप है? ये हमारे साथ क्वालिटेटिव डेटा की किस्म है, ठीक है। सो जेंडर हमारे साथ क्या है? जेंडर ये हमारे साथ नॉमिनल वेरिएबल कहलाएगी। मतलब मेल हो गई, फीमेल हो गई, दोनों में क्या है? डिफरेंस है, वेरिएबल है, डिफरेंस करती है जेंडर, ठीक है। तो ये हमारे साथ नॉमिनल वेरिएबल कहलाएगी। MCQ 37. Which of the following is an example of continuous variable? मंदरजाल में से कंटिन्यूस वेरिएबल की कोई एग्जांपल बता दे। तो वेट जो है ये हमारे साथ क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल है, क्योंकि वेट जो है ये हमारे साथ पॉइंट्स में आता है। मतलब 5.4 kg हो गए, ठीक है, इसी तरह से मतलब कंटिन्यू डिजिट्स में हमारे साथ आता है। तो ये हमारे साथ कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाएगी, ठीक है, जो कि एक दूसरे को फॉलो कर रही होती है। MCQ 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल? कहते हैं कि मंदरजा झेल में से हमारे साथ डिस्क्रीट वेरिएबल की कोई एग्जाम्पल बताए। तो डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जाम्पल ये है कि नंबर ऑफ। अच्छा जी, अभी आ जाएगी। अभी आवाज़ सही आ रही है आपको? अभी आवाज़ आपको सही आ रही है मेरी? हेलो। चलिए ठीक है, यहाँ तक MCQs 35 तक बस हमने डिस्कस कर लिए। फिर कल आज रात को जो है 35 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।